बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कहीं भी होंगे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको अज़ीज़ अहमद एकेडमी में खुशामदीद करता हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो इस वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 के कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिनको डिस्कस करना इधर बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम तोल सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं। मसलन इस मार्कर का ही ले लें, इस मार्कर की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस मार्कर का मैस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ सिर्फ इस मार्कर की नहीं, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं। और मैस इस सिर्फ मार्कर का नहीं, किसी भी चीज़ का हम मैस मालूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसीलिए लेंथ भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्योंकि मेजरेबल है, मैस भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्योंकि मेजरेबल है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो मेजरेबल नहीं होगा क्या उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं। मसलन फीलिंग्स होते हैं, गुस्सा होता है, ठीक है, खुशी होती है, ठीक है। तो जितने भी फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह होते हैं वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बट मेजर उनको नहीं कर सकते उन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको वैसे आप लोगों ने 9th क्लास और उससे इवन जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपने उनमें डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे। तो लेंथ मेजरेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह मैस को हम मेजर कर सकते हैं, ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन से फिज़िकल क्वांटिटीज सबसे सिंपलेस्ट हैं और कौन से सिंपलेस्ट नहीं हैं, ठीक है। यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 कैटेगरीज में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया था, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वांटिटीज़ को कहा था, जो 7 थे, और जो सिंपलेस्ट नहीं थे 7 के अलावा वाले, ठीक है ना, वो डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाए थे, ठीक है। वहाँ हमने सिंपलेस्ट होने या ना होने के एतबार से हमने उनको कैटेगराइज किया था, ठीक है। उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने का क्राइटेरिया हमने, यानी सिंपलेस्ट हैं या नहीं हैं, जो सिंपलेस्ट हैं उनको अलग ग्रुप में डाला और जो सिंपलेस्ट नहीं है उनको अलग ग्रुप में डाला, ठीक है। इस तरह यानी हम उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम किसी और क्राइटेरिया की बुनियाद पर अगर डिवाइड करेंगे तो फिर उनके अलग ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेक्टर्स भी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आप देखें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो इसमें वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो ये वेक्टर्स दरअसल फिजिकल क्वांटिटीज के एक टाइप्स में आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं ना, स्केलर्स और वेक्टर्स। इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, मैं टेंसर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर ये फिजिकल क्वांटिटी के हमने जो टाइप्स पढ़े थे वो तो बेस और डिराइव पढ़े थे, अब यहाँ पे फिर हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स वेक्टर और स्केलर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या माजरा है। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। जिस तरह एक क्लास के स्टूडेंट को हम अगर मोहल्लों के, उनके मोहल्लों के एतबार से टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो उनके अलग टाइप्स बनते हैं, ठीक है। उनके सेक्ट के एतबार से उनको टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो उन्हीं फर्स्ट ईयर के क्लास के स्टूडेंट्स की अलग टाइप्स बनेंगी, ठीक है। तो इसी तरह उनके रिलीजन के एतबार से अगर हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो उन्हीं उसी जो क्लास है उस
क्लास के जो स्टूडेंट्स के क्लासेस बनेंगे या टाइप्स बनेंगे अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज को हम अगर डायरेक्शन ज़रूरत है डिफाइन करने के लिए या नहीं है, उस बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो दो क्लासेस बनेंगे उसके, ठीक है, यानी दो ग्रुप्स बनते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और कुछ को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम दरअसल फिजिकल क्वांटिटीज को किस बुनियाद पर टाइप्स में डिवाइड करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को दरअसल डायरेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं है, उस बुनियाद पर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे हम स्केलर्स और वेक्टर्स उसके दो ग्रुप्स बनाते हैं, दो क्लासेस बनाते हैं या दो टाइप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है, कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज किस बुनियाद पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज के दो ग्रुप्स बनाए थे। यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज को किस बुनियाद पर या किस क्राइटेरिया के तहत हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ किस बुनियाद पर, किस बेस पर? यहाँ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उस बेस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनको डिफाइन होने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट होने के लिए, जिनको स्पेसिफाई होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। यानी जिनको डिफाइन होने के लिए, जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई होने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, ठीक है, तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे वो स्केलर्स कहलाएंगे या स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको एक और अंदाज में कहें तो यानी ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनका अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर्स कहलाते हैं या स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें कुछ एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो लेंथ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, और इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह मैस भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू। इसी तरह टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, ठीक है, प्रेशर है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, मैग्नीट्यूड के थ्रू हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्शन की इनको डिफाइन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम ज़बरदस्ती डायरेक्शन इनके साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा अहमक लगेंगे, बेवकूफ़ लगेंगे, ठीक है। मसलन देखें ना, हम कहीं दुकान पे चले जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मैस को मेजर करके ले आते हैं, मसलन चावल लेके आते हैं 2 kg चावल, ठीक है, दुकानदार को बोलते हैं 2 kg चावल दे दो, ठीक है, तो वो हमारी सेंटेंस को समझ जाता है, हमने 2 kg का लफ्ज यूज किया, यानी हमने चावल के मैस की बात की, ठीक है, जो कि 2 और kg के थ्रू डिफाइन हो गया। यहाँ 2 दरअसल क्या चीज है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये केजी क्या चीज है, इसी मैस का यूनिट है, मैस का SI यूनिट है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिलाकर हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो यहां आप देखें, इसको डिफाइन करने के लिए पूरे मैग्नीट्यूड की जरूरत हो गई, डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं हुई। हम ऐसा नहीं बोलेंगे दुकानदार को जाकर कि हमें 2 kg ईस्ट वाला चावल दे दो, या 2 kg वेस्ट वाला चावल दे दो, या 2 kg नॉर्थ वाला चावल दे दो, ठीक है, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस जानिब, उस जानिब, ऊपर की जानिब, नीचे की जानिब, दरवाजे की जानिब, आगे की जानिब, पीछे की जानिब ना, ये दरअसल डायरेक्शंस कहलाते हैं। इन डायरेक्शंस को ना मैं फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए इन डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होती, इनमें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होगा, तो फिर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स कहलाते हैं,
ठीक है। हाँ, इसमें मैग्नीट्यूड पूरा चाहिए होगा, खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज से डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है, अक्सर बंदे इसको मिक्स करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा सा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, हम ऐसा तो नहीं कह सकते जाके दुकानदार को हमें 2 चावल दे दो, ठीक है, 2 चावल दे दो, तो क्या मतलब हुआ उसका, 2 क्या, ठीक है। तो मैं हमने अगर सिर्फ 2 चावल दे दो यानी 2 चावल दे दो अगर हमने बोला, तो वहां तो 2 ये एक नंबर है, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई नंबर है। जब तक हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक ये मैग्नीट्यूड नहीं बन जाएगा। ठीक है, हम 2 ग्राम बोलें, ठीक है, 2 किलोग्राम बोलें ना कुछ इसके साथ यूनिट लगाना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी है, डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसे क्वांटिटी स्केलर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल स्केलर्स के। ठीक है, तो अब इनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बिल्कुल बेसिक अलजेब्रिक रूल्स यूज होते हैं। मसलन 2 + 2, ठीक है, 4 हो जाता है, ठीक है ना। 3 + 2, 3 × 2 6 होता है। तो ये सिंपल ना अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ये अर्थमेटिक एडिशन कहलाता है। तो अर्थमेटिक एडिशन कहते हैं, स्केलर्स ऐड होते हैं ना, यानी 2 + 2 4 होते हैं, कंफर्म है। 2 × 2 ना 4 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल तमाम स्केलर्स को ऐड करेंगे तो ऐसे ही ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नॉर्मल नंबर्स जिन मेथड्स के तहत मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही ये मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, वही रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी अर्थमेटिक अलजेब्रिक जो रूल्स होते हैं वो इस्तेमाल करके हम इनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं तमाम स्केलर नंबर्स की। ठीक है, तो जबकि इसके बरक्स वेक्टर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज ही होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, बट इनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, जब तक हम इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हम इनके साथ इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं लगाएंगे, तब तक ये वेक्टर क्वांटिटीज डिफाइन नहीं होंगे। वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए वेक्टरों के साथ उनका अपना मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शंस को हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत होगी, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ नोट्स आपके लिए बनाए हैं, वीडियो पॉज करके आप इसकी नोट्स जिन बच्चों को चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, एक यू बोर्ड के बच्चे भी यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, KPK बोर्ड के बच्चे, फेडरल बोर्ड, ठीक है, और अपना बलूचिस्तान बोर्ड है, कराची बोर्ड है, जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड हैं उनके तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको नोट्स चाहिए वीडियो पॉज करके इजीली यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, और जिनको लेक्चर ही चाहिए सुनना है तो आप यहाँ पे खुद बनाना चाहते हैं तो लेक्चर सुन के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कहा है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी जरूरत होती है। ठीक है, मसलन ऐसे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम वेक्टर कह सकते हैं। ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है ना, और बहुत सारी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब स्केलर के बरक्स वेक्टर को ऐड करने के लिए अर्थमेटिक रूल यूज हम नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करने के लिए अर्थमेटिक रूल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी ना सिंपल अर्थमेटिक रूल यूज नहीं कर सकते हैं। इनको प्रोसेस करने के लिए, वेक्टर को प्रोसेस करने के लिए, यानी ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए अपने अलग रूल्स हैं। ठीक है, ये यूनिक है इसीलिए। ठीक है, तो इनमें ऐसा नहीं होगा, मसलन कोई वेक्टर है जिसकी मसलन फोर्स हम बोलते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये एक बॉडी में कंसीडर करता हूं, इस बॉडी पे लेट सपोज यहां से कोई फोर्स लगती है 3 न्यूटन, ठीक है, और इधर से कोई फोर्स लगी है
ठीक है, कोई 7 न्यूटन। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस बॉडी पर टोटल कितनी फोर्स लगी? अगर सिंपल ना जो अर्थमेटिक जो रूल्स थे, अलजेब्रिक रूल्स ना, तो उनके तहत कहें तो 3 + 7 10 न्यूटन हम कहेंगे। ठीक है, जो कि यहां पे बिल्कुल एक इसका ये वाला आंसर नहीं बन सकता, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी 3 + 7 का आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर 3 भी आ सकता है, इसका आंसर 10 भी आ सकता है, इसका आंसर अपना 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर ना। तो अब इसका मतलब आप कहोगे सर ये कैसे मुमकिन है कि 3 + 7 का जो आंसर है वो 8 आ जाए? ठीक है, वेक्टर्स में पॉसिबल है, आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है? जब हम ऐड करेंगे ना, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझा देंगे। थोड़ा सा आप सब्र करें, नेक्स्ट वाली जो वीडियोस आ जाएंगी वेक्टर की प्रोसेसिंग की, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर है, वहाँ पे ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, समझा दिया जाएगा डिटेल में, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट इतना आपने समझना है कि जिन रूल्स कहते हैं, हमने कहा था कि 3 + 7 फिक्स्ड है अलजेब्रिक रूल में कि 10 होना है उनको। ठीक है, लेकिन वेक्टरों का अगर कोई एक क्वांटिटी है जिस को आप 3 कहते हैं, 3 न्यूटन मसलन फोर्स है, तो उसी बॉडी के ऊपर दूसरी फोर्स भी लगी है 7 न्यूटन, तो हम नहीं कह सकते कि उसके ऊपर टोटल फोर्स 10 न्यूटन लगी है, नेट फोर्स 10 न्यूटन लगी है, ऐसा नहीं कह सकते। 10 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, या बीच की कुछ भी वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, कब कितनी होगी, ठीक है, क्यों होगी ना, हम ये तमाम चीज़ें एडिशन ऑफ वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे। बट आपको ये पॉइंट आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कि इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वेक्टरों को प्रोसेस करने के अपने अलग रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल और उनका एक एक कैरेक्टर हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर क्वांटिटीज को, क्योंकि बिल्कुल यूनिक क्वांटिटीज हैं, स्केलर से हट के हैं, तो फिर इनको रिप्रेजेंट करने के मेथड्स भी अलग होंगे। ठीक है, स्केलर से हट के, तो इनके रिप्रेजेंट करने के मेथड्स दो हैं। एक मेथड का नाम आप जानते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स की, और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? यानी वेक्टर्स को हम इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, आप जानते हैं इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स, ये तो ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी अगर ये आपको मैं इस तरह कहूँ, जानते हो क्या क्या। ठीक है, तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, चाहे कैपिटल में ले लें या स्मॉल में ले लें, अगर आप इनको सिंबल्स बनाकर, यानी इनको वेक्टर्स बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनके सिंबल्स को वेक्टर बनाकर। लेकिन कैसे? इंग्लिश अल्फाबेट के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए हैं, इन अल्फाबेट्स के ऊपर मैंने एरो हेड लगाया। इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर अगर आप एरो हेड लगाओगे तो वो एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या जरूरी है कि सर की इंग्लिश जो अल्फाबेट है, मसलन ए है, तो ए के ऊपर एरो हेड लगाएं? ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कि जो एरो हेड है वो नीचे भी लग सकता है। ठीक है, ऐसे आप बार भी लगाकर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, बट यहाँ हमारे जो लेवल है, जो जिस फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस करेंगे, वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर एरो हेड लगाकर, इसको एरो हेड कहते हैं। इंग्लिश ये एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट के ऊपर जब भी हम एरो हेड लगाएंगे तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यूं इंग्लिश अल्फाबेट्स के को इस्तेमाल करके ना, उनके ऊपर एरोहेड लगाकर या फिर उनको बोल्ड करके वेक्टरों को रिप्रेजेंट करना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर एरोहेड लगाकर वेक्टर रिप्रेजेंट करना, या इंग्लिश अल्फाबेट्स को बोल्ड करके वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर एरो हेड लगाया है, ये भी वेक्टर से। यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट्स को मैंने बोल्ड किया है, मोटा करके लिखा है। ठीक है,
तो अब क्योंकि वेक्टर की बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो यहाँ कैसे पता चलेगा? यहाँ जो अल्फाबेट्स हैं ये जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ये अल्फाबेट्स ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे और ये इनके ऊपर जो डायरेक्शन होता है, एरोहेड होता है, वो डायरेक्शन का सेंस देता है। तो यूं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलके वेक्टर बन गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ना, ये बी जो अल्फाबेट है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और उसके ऊपर एरोहेड दरअसल डायरेक्शन का सेंस देता है, ठीक है। ये एरोहेड दरअसल एक्चुअल डायरेक्शन इसकी नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन का सेंस दे रहा है, ठीक है। क्यों एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है? अगर एक्चुअल डायरेक्शन होती तो फिर तमाम वेक्टरों की डायरेक्शन इधर क्या इधर होना जरूरी थी। देखो एरोहेड इधर 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 ना, तो कहीं भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये जो एरोहेड एक सिंबॉलिक है जस्ट, ठीक है ना। हम इसको ये जो एरोहेड है ये दरअसल डायरेक्शन का सेंस देता है, इतना बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अल्फाबेट जो है ए या बी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें जो बोल्डनेस है वो डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। वो ये बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें बोल्डनेस मौजूद है, ठीक है। तो यूं इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर एरोहेड लगाकर या उनको बोल्ड करके वेक्टर रिप्रेजेंट करने को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके नोट्स यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके बना दें, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये था वेक्टर रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली भी यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? वेक्टर्स को एरो के जरिए रिप्रेजेंट करने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। पहली डेफिनेशन ना, एरो के जरिए, ये तीर जो होता है ये एरो, ठीक है, एरो के जरिए ना। अब इस एरो में दो पोर्शन हैं। एक उस एरो का, देखो एरो की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक लेंथ, ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें जो एरो का आगे हेड होता है जिसको एरो हेड कहते हैं, ये वाला, ये दरअसल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और एरो का जो हेड है वो दरअसल उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूं क्वांटिटी जिसके साथ उसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर होता है। तो इस तरह ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। तो यानी एरो के जरिए वेक्टर रिप्रेजेंट करने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। या इसका एक और उसकी डेफिनेशन बनती है, लाइन सेगमेंट के साथ एरो हेड लगाएं, ठीक है। किसके साथ? लाइन सेगमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, देखें ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट के दो एंड हैं, एक ये दूसरा ये, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट के किसी भी एक एंड के ऊपर जरूरत के मुताबिक हम एरोहेड लगा देंगे। ये एरोहेड हमने लगा दिया, इससे वेक्टर बन गया। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ठीक है। तो क्योंकि लाइन सेगमेंट के साथ एरोहेड लगा देते हैं तो वो एरो बन जाता है ना। तो वही चीज हो गया, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के साथ जरूरत के मुताबिक एरोहेड किसी भी एक एंड पे लगाकर हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। या एरो के जरिए वेक्टर रिप्रेजेंट करने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक एरो लिया है या लाइन सेगमेंट लेके उसके इस एंड पे एरो हेड लगाया है, और ये एक एरो लिया है या एक लाइन सेगमेंट लेके इसके इस एंड के ऊपर एक एरो हेड लगाया है। इसको ना एरो हेड कहते हैं। ये जो है ना एरो हेड है, ये इसको एरो हेड कहते हैं। और ये जो है उसकी लेंथ कहलाती है, एरो हेड की लेंथ, एरो हेड की लेंथ। और ये एरो की ये लेंथ है और ये एरो हेड है, उसका हेड है। एरो का ये हेड है और ये एरो की लेंथ मिलाकर ये एरो कहलाता है, ठीक है। या इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट विद एरो हेड कहें या खाली एरो कहें, एक ही बात है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ऐसी कोई बात इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट में आकर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।